हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। उसमें एक कंपाउंड होता है क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डाईऑल। इसकी कब पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके पहले हम लोग इसकी प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सब पढ़ चुके थे। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में देखो, इसमें क्या इथेन 1,2 डाईऑल में 2 OH ग्रुप होते हैं, जिसमें पहले हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की रिएक्टिविटी मोनोहाइड्रॉक्साइड मतलब प्राइमरी अल्कोहल से मिलती जुलती है। लेकिन जो सेकेंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, इस किससे रिएक्टिविटी करने के लिए कंडीशन को और ड्रास्टिक करनी पड़ती है, यानी कि विगरस कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब बढ़ाना पड़ता है, तब जाके सेकेंड OH मॉलिक्यूल से वो रिएक्ट कर पाता है। ठीक, तो चलिए पहला यही स्टेटमेंट लिखते हैं हम, क्या, इट्स केमिकल रिएक्टिविटी सिमिलर टू प्राइमरी अल्कोहल्स। Its chemical property is similar to its chemical property is similar to its chemical property is similar to या प्राइमरी अल्कोहल। इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, यानी कि जो इसकी जो लगभग रिएक्टिविटी मोनोहाइड्रॉक्साइड या प्राइमरी अल्कोहल से मिलती जुलती, लेकिन जो सेकेंड OH इससे जब रिएक्ट करना होता है तो कंडीशन को थोड़ा सा विगरस करना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे लिखिए, मोर विगरस कंडीशन आर रिक्वायर्ड। मोर विगरस कंडीशन are required. More vigorous conditions are required. More vigorous conditions are required for reaction of more vigorous conditions are required for reaction of the second of the 2 OH group. More vigorous conditions are required for the reaction of second of 2 OH group. Second of 2 OH ग्रुप। इसका क्या मतलब है, हमने कहने का मतलब यही बताने की कोशिश किए हैं कि जो डाईऑल इसमें है, दोनों OH प्राइम, जो पहला OH है उसकी रिएक्टिविटी मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से मिलते जुलता है, लेकिन जब दूसरे OH से रिएक्टिविटी करनी होती है तो कंडीशन को विगरस करना पड़ता है। ठीक, यही लिखा गया है ना। चलिए उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शन आपको बताते हैं। पहला रिएक्शन विद सोडियम। पहला रिएक्शन क्या है, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का सोडियम से रिएक्शन। पहला रिएक्शन यानी कि रिएक्शन विथ सोडियम। आपको पता है सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, एल्कली मेटल है ना, यानी कि पहले ग्रुप का एलिमेंट है, जो कि आपको पता है पहले ग्रुप के एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट माने जाते हैं और ये मेटल होते हैं। तो जहां भी आपको पहले भी बताया गया था कि जो एक्टिव हाइड्रोजन यानी कि कंस से जुड़े हाइड्रोजन, कंस से जुड़े हाइड्रोजन का मतलब क्या,
ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन, ये कैसे होते हैं? इसे कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। इसको लिखना नहीं, इसको समझना है। एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं वो, ठीक, एक्टिव हाइड्रोजन। इससे जब कोई मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो इससे हाइड्रोजन रिलीज होता है हमेशा। इससे क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या कि जब भी सोडियम रिएक्ट करेगा इथेन 1,2 डाइयल या इथिलीन ग्लाइकॉल से तो हमेशा क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक बात, पहला मतलब क्या कि पहले से OH रिएक्शन थोड़ा सा 50 डिग्री के इर्द गिर्द हो जाता है, लेकिन जब सेकेंड OH रिएक्ट करना होता है टेम्परेचर को काफी ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता है, नियर अबाउट 160 या 170 तक टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तब सेकेंड हाइड्रॉक्सिल मॉलिक्यूल से सेकेंड OH से रिएक्ट कर पाता है। ठीक, चलिए इसको लिखते हैं हम। लिखिए, ग्लाइकॉल रिएक्ट विथ सोडियम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लाइकॉल reacts with sodium मतलब Na, reacts with sodium at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, at 50 डिग्री सेंटीग्रेड to form mono alkoxide, mono alkoxide. It form dialkoxide when temperature is increased up to 160 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि it form dialkoxide when temperature is increased further। ठीक, मतलब कि पहले OH से ग्लाइकॉल, पहले OH जो रिएक्शन होता है लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। सेकेंड OH जब रिएक्शन कराना होता है सोडियम का तो टेम्परेचर को काफी ज्यादा उससे बढ़ाना पड़ता है। ठीक, ये बातें यहां लिखी गई हैं। अब देखिए रिएक्शंस कैसे होता है ना। देखिए हमने क्या बताया, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी कि CH2OH इससे किससे रिएक्शन कराना है आपको? सोडियम से। ठीक, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको तो जानते ही होंगे आप लोग, इथाइलिन ग्लाइकॉल जब सोडियम से रिएक्ट करता है मोनो एल्कोक्साइड बनता है। और कब, कितने टेम्परेचर पे? लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे यानी कैसे बन जाएगा वो? CH2OH। देखिए हमने बताए थे कि कंस से जुड़ा कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से जुड़ा जो हाइड्रोजन होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन। तो यहाँ जो हाइड्रोजन एक्टिव होगा कि नहीं, तो H+ के फॉर्म में रिलीज होगा, H+ के फॉर्म में रिलीज होगा। और सोडियम आप जानते हैं, सोडियम जनरली एग्जिस्ट Na+ में करता है, तो यहाँ ऑक्सीजन से निगेटिव होगा। कहने का मतलब बांडों का ब्रेकिंग अगर आपको हम सिखाएं तो कैसे होगा? इस टाइप से होगा ना, सोडियम प्लस के फॉर्म में रहेगा तो जाके सोडियम, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव, और इस पे कौन सा? पॉजिटिव। ठीक,
इस पे निगेटिव, तो ओवरऑल इससे बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो इससे H निकलेगा, और एक एटम में तो मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या बना, मोनो एल्कोक्साइड ऑफ सोडियम। ठीक, मोनो एल्कोक्साइड ऑफ सोडियम, ये क्या बना, मोनो एल्कोक्साइड। ये मोनो एल्कोक्साइड है, सोडियम का मोनो एल्का। जब टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा दें, लगभग 160 या 180 डिग्री कर दें, तो वो सोडियम के दूसरे मॉलिक्यूल से भी रिएक्ट करता है और दूसरा OH रिएक्ट करता है। यहाँ जब दूसरा रिएक्ट OH करेगा तो फिर से यहाँ से हाफ मॉलिक्यूल H2 रिलीज हो जाएगा। ठीक, जब हाफ मॉलिक्यूल H2 रिलीज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2O Na, CH2O Na। ठीक, CH2O Na, CH2O Na। अब देखो यहां पर दो Na ग्रुप हैं और दोनों एल्कोक्साइड है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, डाई एल्कोक्साइड। डाई एल्कोक्साइड। ठीक, तो ओवरऑल इस रिएक्शन का पर्पस क्या था बताने का, रिएक्शन का मेन मोटो केवल यही था, इथाइलिन ग्लाइकॉल के दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पहला थोड़ा सा कम टेम्परेचर रिएक्ट करता है, सेकेंड OH मॉलिक्यूल अगर जब भी रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन उससे रिलीज होगा, कब, जब टेम्परेचर को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर था, सोडियम जब 50 डिग्री किया तो मोनो एल्कोक्साइड, जब टेम्परेचर को 160 कर दिया गया तो डाई एल्कोक्साइड बना। ठीक, इसी तरह चलिए हम अगली रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। सेकेंड रिएक्शन हम देखेंगे अब इसका, मतलब इथाइलिन ग्लाइकल का सेकेंड रिएक्शन क्या है, लिखेंगे रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होगा, PX3। ठीक, फास्फोरस हैलाइड। अब देखो होता क्या है, देखो जब कभी भी इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 ग्लाइकॉल जब फास्फोरस के हैलाइड या फास्फोरस के ट्राई हैलाइड से रिएक्ट करता है, तो जो इथेन 1,2 डाइऑल या इथाइलिन ग्लाइकॉल होता करेस्पॉन्डिंग डाई हैलाइड बनता है। ठीक, चलिए अभी रिएक्शन देखेंगे, थोड़ा इसको लिखते हैं, मतलब इट रिएक्ट विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, it reacts with phosphorus trichloride or it react with phosphorus trichloride OR phosphorus tribromide OR phosphorus tribromide ठीक, ट्राइब्रोमाइड to form corresponding dihalides. It reacts with phosphorus trichloride or phosphorus tribromide. It forms
corresponding dihalides dihalides when both OH group are replaced by when both OH groups are replaced by हैलाइड्स या हेलोजन एटम। चलिए हेलोजन एटम कहने क्या मतलब था कि जब इथाइलिन 1,2 डाइयाल या इथाइलिन ग्लाइकॉल के दोनों OH मॉलिक्यूल हेलोजनों से रिप्लेस हो जाते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो आल होता है डाई आल OH निकल के दो हैलाइड बन आके जुड़ जाते हैं। अगर फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड है, दो क्लोरीन आके जुड़ेंगे, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड लेंगे तो दो ब्रोमीन आके जुड़ जाएंगे। ठीक, तो रिएक्शन कैसे होगा देखो, जैसे CH2OH इसे क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब इसका रिएक्शन क्या बताएं, फास्फोरस, चलिए ब्रोमाइड से, फास्फोरस का ट्राइब्रोमाइड PBr3, फास्फोरस के ट्राइब्रोमाइड से रिएक्शन के, देखो इसके 3 मॉलिक्यूल क्यों लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूल है ना, उसलिए। तो क्या होगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो 50 डिग्री टेम्परेचर पे अगर 50 डिग्री टेम्परेचर लें तो क्या होता है, दोनों OH मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएंगे, यहां से दो ब्रोमीन जाके ऐड हो जाएगा तो डाई ब्रोमाइड बन जाएगा। तो क्या मॉलिक्यूल बनेगा, CH2Br, कोई ये प्रोडक्ट बनेगा। साथ ही साथ में क्या बनेगा, साथ ही साथ क्या निकलेगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। अब बात आती है यहां पर ये कि फास्फोरिक एसिड, अब इस रिएक्शन को बैलेंस अगर करने की बात करें तो 3 हाइड्रोजन और यहां 3 5 और 6, तो अगर हम यहां 2 कर दें, है ना, 6 ऑक्सीजन, ठीक, 6 ऑक्सीजन वहां, ठीक, तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक, अगर इसका IUPAC नाम की बात करें तो 2 कार्बन के रूट वर्ड है 1 2, ठीक, 2 कार्बन, तो क्या होगा 1 2 डाई ब्रोमो इथेन या इथेन 1 2 डाई ब्रोमाइड, इथेन 1 2 डाई ब्रोमाइड, ये इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक, तो इस तरह से एक चीज देखिए, इस रिएक्शन की खास बात, हमने यहां पर फास्फोरस के क्लोराइड और ब्रोमाइड की बात किया, आयोडाइड की बात नहीं किया है, क्योंकि जो आयोडाइड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन देता। होता क्या है कि आयोडीन के जो एटम होते हैं थोड़ा बल्की ग्रुप के, बड़े साइज के होते हैं, जो कार्बन के दोनों एडजेसेंट पर फिट नहीं बैठ पाते हैं, तो यहां से I2 रिलीज होके एल्कीन बन जाता है। ठीक, तो हमने बताया था आपको कई बार कि जो टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसे इंपॉर्टेंट टिप में हम लिखते हैं ना, तो चलिए इंपॉर्टेंट टिप में वही बातें लिखते हैं। इंपॉर्टेंट टिप,
important tip. important टिप्स। इंपॉर्टेंट टिप में क्या हमने क्या बताया कि जो फास्फोरस का आयोडाइड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंटली रिएक्ट करता है इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। ठीक, तो सबसे पहले यही लिखना स्टार्ट करिए क्या कि फास्फोरस ट्राई आयोडाइड रिएक्ट डिफरेंटली फास्फोरस ट्राई आयोडाइड फास्फोरस ट्राई आयोडाइड reacts differently ठीक, मतलब आयोडाइड जो था फास्फोरस का इथिलीन 1,2 डाइऑल थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्ट करता है, क्लोराइड ब्रोमाइड की तरह रिएक्ट नहीं करता है। ठीक, इट प्रोड्यूस एल्काइन डाई आयोडाइड। अगले पॉइंट में इट प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस्ड it produced ethylene diiodide. It produced ethylene diiodide. Ethylene diiodide. Diiodide. Ethylene diiodide, which being unstable, yeah, which is unstable, which is unstable, which is unstable at once, so ऐसे लिखो, so at once, so at once it releases iodine molecule, so it produces ethylene diiodide which is unstable, so at once it released iodine molecule, आयोडीन मॉलिक्यूल मतलब I2 and form इथाइलीन। ठीक, ये था हमने कहने का मतलब ये था कि जब इथाइलिन ग्लाइकॉल में जब फास्फोरस के आयोडाइड ट्राई आयोडाइड से रिएक्शन करते हैं तो इथाइलिन का डाई आयोडाइड बनता है। अब इथाइलिन डाइआयोडाइड अनस्टेबल होता है क्योंकि अगल बगल कार्बन से 2 आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, तो वो अनस्टेबल स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण अनस्टेबल होते हैं, आसानी से I2 मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं। जब आयोडीन आसानी से रिलीज हो जाता है तो एल्कीन बन जाता है। ठीक, ये स्टेटमेंट था। अब रिएक्शन कैसे होता है ये देखो, क्या है CH2OH, CH2OH इसे क्या कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल डाइऑल है, 2 OH है। जब इसको Pi3 फास्फोरस के ट्राई आयोडाइड से रिएक्ट करा दिए, फास्फोरस के ट्राई आयोडाइड, चलिए इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। जब इसके 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा CH2I, यानी कि दोनों OH रिप्लेस होके यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएंगे, तो एक प्रकार का ये डाई आयोडाइड प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका क्या नाम होगा 1,2 डाई आयोडो इथेन, 1,2 डाई आयोडो इथेन। 1,2 डाई आयोडो इथेन, 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 1,2 डाई आयोडो इथेन,
इथेन। ठीक, और ये कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप, दोनों आयोडीन मॉलिक्यूल अगल बगल कार्बन से जुड़े हैं, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, तो आसानी से ये I2 मॉलिक्यूल में रिलीज हो जाएंगे। किस में रिलीज हो जाएंगे? I2 मॉलिक्यूल में रिलीज हो जाएंगे। तो I2 जब मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, यहां से आयोडीन के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली, एक वैलेंसी, तो आपस में डबल बॉन्डेड हो जाए, तो बचेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसे क्या कहते हैं? एक प्रकार की एल्किन दो कार्बन की है, दो कार्बन के एल्किन को क्या कहते हैं? इथाइलिन कहते हैं। ठीक, इथाइलिन। तो यहां पर हमने दो रिएक्शन आपको बताया है, रिएक्शन विथ सोडियम और रिएक्शन विथ फास्फोरस के हैलाइड का। ठीक, इथिलीन ग्लाइकल से रिएक्ट होके क्या कुछ बनता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि थर्ड रिएक्शन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, ये हम अगले रिएक्शन में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। ठीक, ओके, थैंक यू।